बहुत ही कोई घिरी हुई लड़की हो तुम। शर्म नहीं आई तुम्हें मुझसे शादी करते हुए? तुम जैसी लड़कियां न जाने कितने मर्दों के बिस्तर की जीनत बनकर उनकी रातें रंगीन बनाती हैं और आखिर में किसी शरीफ मर्द से शादी का ढोंग रचाती हैं। मगर तुम्हें मैं आज इतनी शिद्दतों से नवाजूंगा, मुझे खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितनी हिम्मत है तुम में बर्दाश्त करने की। प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। मैं बिल्कुल पाक हूँ, वो तो अभी पता चल जाएगा। इस काम के लिए खुद तैयार करो या फिर मैं खुद ही मेरे पास आओगी। हाँ, एक और बात, मैंने बहुत सी मूवीज देख रखी हैं और आज सब स्टेप्स मैं तुमसे करवाऊंगा। मैं कैसे आपको समझाऊं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ये आंसू बंद करो और ये उतारो शाबाश। तल्ख लहजे में बोला, तुमने जो रास्ता चुना उसका अंजाम भी तुम्हें समझना होगा। ये रिश्ता चाहे जैसे भी हो, मगर अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें खुद को पहचानना होगा। उसके अल्फाज में सख्ती थी, मगर लहजे में एक अजीब सा बोझ भी छुपा हुआ था। वो लड़की खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अनकही उलझन थी, जैसे वो खुद भी इस लम्हे को समझने की कोशिश कर रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, मगर इस बार उसके अंदाज में पहले जैसी शिद्दत नहीं थी, बल्कि एक ठहरा हुआ फैसला था। मैं सच जानना चाहता हूँ, उसने कदरे नरम आवाज में कहा। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी पहचान बनेगी। लड़की ने नजरें झुका ली, उसका वजूद जैसे किसी अनजाने बोझ तले दब गया हो, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सी मजबूती भी थी, जैसे वो खुद को साबित करने के लिए किसी लफ्ज की मोहताज न हो। कमरे में एक खामोश कशमकश थी, न मुकम्मल कुर्बत न मुकम्मल फासले, सिर्फ दो वजूद जो एक दूसरे को समझने की हद पर खड़े थे। बस करो अब ये सब, आखिर कब तक ये कमजोरी और बीमारी का बहाना चलेगा? तहमीना की आवाज में झुंझलाहट वाजिया थी। अपने भाई को तो तुम बहला लेती हो और वो तुम्हारी हर बात मान भी लेता है, मगर मैं इतनी सादा नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। कल से कमरे में बैठी हो जैसे कोई मलका हो, यहाँ कोई तुम्हारा नौकर नहीं जो तुम्हारे नाज उठाए। उठो और जाकर कमरे के लिए मेरे लिए चाय बना कर लो। सुबह से मेरा सर फट रहा है और ऊपर से हादी के रोने ने दिमाग और खराब कर दिया है। फजर ने धीमी आवाज में कहा, जी भाभी। और सुनो, तहमीना ने बेजारी से कहा, चाय मेरे कमरे में लेकर आना और हादी को भी इस साथ ले आना। मैं अब इसका रोना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। न जाने किस अजाब में डाल दिया है मुझे। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अपनी अपनी जिंदगी सुकून से गुजारनी है, इन बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना। मगर तुम्हारे भाई को तो बस औलाद चाहिए थी। खुद सारा दिन बाहर रहते हैं और मुझे घर में संभालना पड़ता है, बच्चा भी और ऊपर से तुम। फजर खामोशी से बिस्तर से उठी। वैसे ही वो नाजुक मिजाज और कमजोर थी, ऊपर से 2 दिन के बुखार ने उसकी रही सही हिम्मत भी छीन ली थी। मगर यहाँ उसकी हालत की परवाह करने वाला कोई नहीं था। तहमीना तो जैसे इस घर की मुलाजमत समझती थी, सिर्फ इकरार की मौजूदगी में उससे कुछ सुकून मिल जाता था, वरना बीजान और तहमीना उसके लिए इस घर को कैद बना देते। भाभी, आपकी चाय, फजर ने कप रखते हुए कहा। रख दो यहाँ, और इस बच्चे को भी अपने साथ ले जाओ। सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रखा है उसने, मुझे थोड़ा आराम करने दो। और सुनो, मैंने अपना एक सूट निकाल कर रखा है, उसे इस्त्री भी कर देना। मुलाजमा आज छुट्टी पर है, और बीजान के लिए भी चाय बना देना। हादी को नहलाकर उसके कपड़े बदल देना। जी भाभी, मैं सब कर दूंगी। फजर ने हादी को उठाया और अपने कमरे में ले आई। हादी उसकी जान था, 1 साल का मासूम सा बच्चा जो उसके दिल के बहुत करीब था। वो उसके भाई की निशानी था, और जब से वो पैदा हुआ था फजर ने उसे अपना सबसे करीबी साथी बना लिया था। हादी भी ज्यादा वक्त उसके पास गुजारता था, इसीलिए उससे बेहद मानूस था। हादी मेरी जान, अपनी मम्मा को तंग क्यों करते हो? देखा, वो कितना गुस्सा हो गई है। आप मेरे पास आ जाया करो, चलो हम खेलते हैं। फजर ने नरमी से कहा और उसके खिलौने निकाल लिए। कुछ देर खेलने के बाद जब हादी थक गया तो उसने उसे गोद में उठाया। चलो अब आपको नहला देती हूँ, फिर आराम से सो जाना, ताकि मैं बाकी काम कर सकूं, वरना आपकी मम्मा मुझ पर नाराज होंगी। हादी उसकी बातों पर कभी हाँ में सर हिलाता, कभी मासूम सी आवाज निकालता। फजर ने उसे नहलाकर साफ कपड़े पहनाए और अपने कमरे में सुला दिया, फिर खुद नीचे आकर बाकी कामों में लग गई। हो गए सारे काम? और हादी कहाँ है? तहमीना ने पूछा। जी भाभी, आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं और बाकी काम भी मुकम्मल हो गए हैं। हादी ने हिलाकर मेरे कमरे में सुला दिया है मैंने। अच्छा ठीक है, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है और परवीन भी नहीं आई। तुम्हारे भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना, शायद कोई मेहमान भी साथ आ रहा है। तुम ऐसा करो, खाना तुम भी बना लो, मेरी तो हिम्मत नहीं है। आओ मैं तुम्हें बना देती हूँ क्या बनाना है।
फजर ने हिचकिचाते हुए कहा, भाभी इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? क्या मतलब कैसे? तहमीना फौरन बोली, अभी से आदत डाल लो, कल को तुम्हारी शादी होगी तो वहां क्या करोगी? क्या वहां भी इसी तरह जवाब दोगी? मैं तो फिर भी तुम्हारी भाभी हूँ। बाहर वाले तो कुछ नहीं देखते। फिर मुझे ही सुनना पड़ेगा कि भाभी ने कुछ सिखाया ही नहीं। वो रुकी, फिर कदरे तंजिया अंदाज में बोली, वैसे भी तुम्हारे भाई की फरमाइश है। मेरी तो तबीयत खराब है। अगर तुम नहीं बना सकती तो मैं उन्हें फोन कर देती हूँ कि बाहर से खाना ले आएं। वैसे भी इस घर में किसी का कोई एहसास नहीं। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। फजर ने फौरन कहा, अगर भाई ने कहा है तो मैं बना दूंगी। आप फिक्र न करें। हाँ, भाई ने कहा है तो मान लूंगी। मेरे कहने पर तो फौरन इनकार कर दिया था। तहमीना ने सर्द लहजे में कहा, चलो, जैसे भी बनाओ, मगर वक्त पर सब तैयार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई के सामने मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। हादी को मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ, तुम आराम से खाना बना लो। तहमीना के जाते ही फजर फौरन किचन की तरफ बढ़ी। काम बहुत ज्यादा था और वक्त कम। वो कभी खड़ी होकर काम करती, कभी थक कर कुर्सी पर बैठ जाती। अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ, उसने खुद से कहा, और मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मगर अगर वक्त पर खाना तैयार न हुआ तो भाभी नाराज हो जाएंगी, और भाई भी किसी को साथ ला रहे हैं, उन्हें कितनी शर्मिंदगी होगी। नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे सब कुछ वक्त पर मुकम्मल करना ही होगा। काफी देर की मुसलसल मेहनत के बाद उसने बमुश्किल खाना तैयार किया। पसीने से उसका चेहरा भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे, और जिस्म जैसे जवाब दे चुका हो गया सब कुछ तैयार? तहमीना की आवाज आई। जी भाभी, फजर ने बमुश्किल जवाब दिया। ठीक है फजर, तुम जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। जी भाभी, फजर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, और किचन से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि पीछे से एक मानूस आवाज गूंजी, अरे फजर गुड़िया, तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? फजर के कदम रुक के उसने मुड़कर देखा। इकरार खड़ा उसे बगौर देख रहा था, जैसे उसके चेहरे से ही सच पढ़ लेना चाहता हो। भाई, वो उसकी आवाज हल्की सी लड़खड़ाई। इकरार फौरन उसके करीब आ गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं भाई, बस हादी के साथ खेल रही थी इसलिए। फजर ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। खेल? इकरार ने भवें सुकेड़ी। ऐसा क्या खेल खेल रही थी तुम लोग के तुम्हारी ये हालत होगी? इतने में तहमीना बोल पड़ी, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बस थोड़ी सी थकन है फजर, तुम जाओ आराम करो। फजर ने सर हिलाया और आगे बढ़ने लगी, मगर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कदम लड़खड़ाए और वो गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने फौरन उसे थाम लिया। फजर, हातिम ने घबराकर उसे संभाला। आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? इकरार भी फौरन लपका। उसने फजर को अपने बाजू में उठाया और सोफे पर लिटा दिया। उसका सर अपनी गोद में रखते हुए बेचैनी से उसे पुकारने लगा, फजर मेरी बात सुनो, आंखें खोलो। तहमीना भी घबरा गई और फौरन पानी ले आई, मगर फजर बिल्कुल बेहिस पड़ी थी। इकरार, मुझे लगता है हमें फौरन इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। हातिम की आवाज में तशवीश साफ झलक रही थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इकरार ने फैसला कुन अंदाज में कहा। तुम गाड़ी निकालो, मैं उसे लेकर आता हूँ। हातिम फौरन बाहर की तरफ भागा, जबकि इकरार ने फजर को संभाल कर उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। पीछे खड़ी तहमीना के चेहरे पर नागवारी फैल गई। जरा सा काम क्या कर लिया, फिर से ड्रामे शुरू। मुझे तो समझ नहीं आता, इकरार को इसमें क्या नजर आता है? हर वक्त उसकी फिक्र जैसे घर में और कोई है ही नहीं। अस्पताल के बाहर बेचैनी से टहलते हुए इकरार ने जैसे ही डॉक्टर को कमरे से निकलते देखा, फौरन उसके पास पहुंच गया। डॉक्टर साहब, मेरी बहन कैसी है? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने संजीदगी से उसे देखा। अब हालत बेहतर है, मगर मुझे हैरत हो रही है, आप कैसे बाई हैं? अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकते? इकरार चौंक गया। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो पहले ही बहुत कमजोर हैं, और ऊपर से उन्होंने खुद को हद से ज्यादा थका लिया है। ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक लो था उनका। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मसला संगीन हो सकता था। इकरार का सर शर्मिंदगी से झुक गया। मैं घर पर नहीं था, इसलिए अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर ने सर हिलाया और वहां से चला गया। इकरार और हातिम कमरे में दाखिल हुए।
फजर बेड पर लेटी थी, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, चेहरा बेहद सर्द और कमजोर। इकरार उसके पास बैठ गया, उसके बालों पर नरमी से हाथ फेरते हुए बोला, कैसी हो मेरी गुड़िया? फजर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोली। मैं ठीक हूँ भाई। अब आप कैसे हैं? आप ऐसे ही परेशान हो गए थे। परेशान ना होता तो क्या करता? इकरार की आवाज में हल्की सी डांट थी। इतनी तबीयत खराब थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सुबह तुम्हें कहा था ना कि अपना ख्याल रखना। फजर खामोश रही। इकरार ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। सच बताओ, तुम किचन में काम कर रही थी ना? नहीं भाई, वो तो। फजर, उसकी आवाज सख्त हो गई। मुझसे झूठ मत बोलो। क्या तुमने काम किया था? फजर की आंखें झुक गईं। लब हल्के से कपकपाए मगर आवाज न निकल सकी। इकरार सब समझ चुका था। उसने गहरा सांस लिया और नरमी से उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें खुद का ख्याल रखना सीखना होगा फजर, क्योंकि तुम्हारी एक तकलीफ मुझे अंदर से तोड़ देती है। फजर ने धीमी आवाज में कहा, जी भाई, भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि खाना मैं बना देती हूँ। इकरार ने एक लम्हे को उसे गौर से देखा। वो समझ चुका था कि इस सब के पीछे तहमीना का हाथ है। दिल में गुस्से की एक लहर जरूर उठी, मगर फजर के कमजोर चेहरे ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। वो नरम लहजे में बोला, घर में मुलाजमा मौजूद है फजर। आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, चाहे बीजान कुछ कहे या तहमीना। मुझे तुम्हें इस हालत में काम करते देखना बिल्कुल पसंद नहीं। अपना ख्याल रखना सीखो। मैं हर वक्त तुम्हारे पास नहीं रह सकता। फजर ने नजरें झुका लीं। वो खामोशी से सब सुनती रही। इकरार ने उसके सर पर हाथ रखा। छोड़ो इन बातों को, परेशान मत हो। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम बस आराम करो। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं। कमरे से बाहर निकलते ही हातिम ने संजीदा लहजे में कहा, यार इकरार, बात बुरी लगे तो माफ करना, मगर ये सब ठीक नहीं हो रहा। भाभी का रवैया फजर के साथ मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। वो तुम्हारी सगी बहन है, मासूम है, तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए। इकरार ने गहरा सांस लिया। तुम ठीक कह रहे हो हातिम। शायद मुझे पहले ही इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए था। मैंने महसूस तो किया था मगर नजरअंदाज करता रहा। अब बात हद से बढ़ गई है। लेकिन अब नहीं। आज के बाद मैं खुद फजर का ख्याल रखूंगा। घर पहुंचते ही जैसे तूफान खड़ा हो गया। तहमीना तेज लहजे में बोली, मैं उस घर की मुलाजमा नहीं हूँ कि सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी जाएं। जरा सा बुखार ही तो था। तुम ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे वो मौत के मुंह से वापस आई हो। इकरार का जब टूट गया। क्या बर्दाश्त कर रही हो तुम? उसकी आवाज बुलंद हुई। पिछले 2 साल से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। ड्रामा फजर नहीं, तुम कर रही हो। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सिर्फ अपने बेटे की खातिर खामोश हूँ, वरना एक लम्हा नहीं लगता मुझे तुम्हें इस घर से निकालने में। तहमीना तिलमिला गई। अब तुम अपनी बहन के लिए मुझे घर से निकालोगे? वो तो यही चाहती है, इसलिए ये सब ड्रामा कर रही है। उस लड़की ने पहले दिन से मेरा सुकून बर्बाद कर रखा है। बस करो तहमीना, इकरार ने सख्ती से कहा। सुकून उसने नहीं, तुमने बर्बाद किया है। जब तुम्हें जानती थी कि वो बीमार है तो क्यों उससे काम करवाया? तुम मुझे बता देती, मैं बाहर से खाना ले आता। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद अगर तुमने फजर के साथ कोई भी ज्यादती की या उससे काम करवाया तो मैं सब लिहाज भूल जाऊंगा। ये कहकर इकरार ने मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। तहमीना की आंखों में नफरत उतर आई थी। उस मनहूस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद, मेरी खुशियां छीन ली हैं और अब मेरे शोहर को भी मुझसे दूर कर दिया है। उसने दांत भींच लिए। अगर ये उस घर में रही तो सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब उसे यहाँ ज्यादा देर नहीं रहने दूंगी। अगली सुबह माहौल हैरानकुन तौर पर बदला हुआ था। नाश्ते की मेज पर तहमीना नरम लहजे में बोली, फजर, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कल वाकई ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे काम कह दिया। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा है। इकरार और फजर दोनों हैरान रह गए। फजर ने धीरे से कहा, भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तहमीना ने मुस्कुराकर कहा, पक्की बात है। चलो फिर आज तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं। इकरार ने सर्द लहजे में कहा, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। वो उठते हुए फजर की तरफ मुड़ा। फजर, अपना ख्याल रखना। नाश्ता मुकम्मल करके आराम करना। परवीन फजर का ख्यास ख्याल रखना। कहानी का सुकून वक्ती था, क्योंकि तहमीना के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे एक खतरनाक इरादा छुपा हुआ था।
और ये खामोश तूफान बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला था। इकरार चाहते हुए फजर के सर पर शफकत से हार फेर कर गया। फिर मुलाजमा परवीन को सख्ती से ताकीद की कि उसका खास ख्याल रखा जाए। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर में एक हल्की सी खामोशी फैल गई। आज उसने तहमीना से कोई बात नहीं की थी और यही खामोशी फजर के दिल पर भी बोझ बन गई थी। वो बिना कुछ कहे नाश्ता खत्म करके अपने कमरे में चली गई। इधर तहमीना के दिल में चुभन भटती जा रही थी। आखिर वो इकरार के करीब आई और नरम लहजे में बोली, आखिर कब तक आप मुझसे यूं नाराज रहेंगे? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर अब तो फजर ने भी मुझे माफ कर दिया है। आपने देखा नहीं मैं उसका कितना ख्याल रखती हूँ अब। इकरार ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में कर रहा हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ तहमीना, बस काम में मसरूफ हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो ये बात अच्छी है। तहमीना ने लम्हा भर को सुकून का सांस लिया, मगर फौरन ही अपनी असल बात की तरफ आ गई। मैंने एक बात सोची है। फजर अब बड़ी हो गई है, 19 बरस की। लड़कियों की शादी वक्त पर हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं चाहती हूँ कि हम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लें। मेरी नज़र में नबील ठीक रहेगा। वो उसे पसंद भी करता है और खुश भी रखेगा। इकरार की आंखों में यकदम सख्ती उतर आई। तुम्हें होश है तुम क्या कह रही हो? मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि हमें जल्दी में उसकी शादी करनी पड़े। और जहां तक नबील की बात है, वह रुका, फिर दो टोक अंदाज में बोला, मैं अपनी बहन की जिंदगी किसी गैर जिम्मेदार शख्स के हवाले नहीं कर सकता। अब उसे एक मौका तो दें। तहमीना ने जल्दी से कहा, वो बदल सकता है अगर आप उसे अपने साथ काम पर लगा लें तो। बस, इकरार की आवाज़ इस बार बुलंद थी। मैं इस मौजू पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता। मुझे अच्छी तरह मालूम है मेरी बहन के लिए क्या बेहतर है। आइंदा इस बात का ज़िक्र भी मत करना। तहमीना के लब भींच गए। वो खामोश तो होगी, मगर उसकी आंखों में छुपी नाराज़गी साफ झलक रही थी। दिल ही दिल में वो कुढ़ कर रह गई थी। देखते हैं कब तक ये यकीन कायम रहता है। कॉलेज के बाहर हल्की धूप फैली हुई थी जब फजर ने अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। फजर। वो चौंक कर मुड़ी तो सामने हातिम खड़ा था। आप यहाँ? उसके लहजे में हैरत वाजिया थी। हातिम ने इर्द गिर्द एक नजर डाली, फिर कदरे संजीदगी से बोला, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। घर पर मौका नहीं मिलता। तुम्हारी भाभी हर वक्त मौजूद होती है और मैं नहीं चाहता कि कोई गलत फहमी पैदा हो। फजर के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी। ऐसी क्या बात है जो यहाँ कहना भी मुमकिन नहीं? हातिम ने हल्का सा तौकफ किया, फिर धीरे से बोला, ये बात खड़े खड़े नहीं हो सकती। अगर तुम्हें एतमाद हो तो मेरे साथ चलकर कहीं बैठ जाती हैं। मैं तुम्हें बाद में खुद घर छोड़ दूंगा। फजर कुछ लम्हे खामोश रही। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी जागी, जैसे कोई अनजाना मोड़ उसके सामने खड़ा हो और शायद ये फैसला उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। नहीं, जो भी बात है आप यहीं बता दें। अगर भाभी को पता चल गया कि मैं आपके साथ कहीं गई थी तो वो बहुत नाराज होंगी और भाई को भी ना जाने क्या क्या बता देंगी। फजर की आवाज में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। हातिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। तुम्हें खुद पर इतना एतमाद क्यों नहीं है फजर? तुम जितना डरोगी लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। तुम कोई कमजोर या लावारिस नहीं हो। तुम्हारा भाई है जो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। तुम्हें डर कर नहीं, पूरे हक के साथ जीना चाहिए। वो एक लम्हा रुका, फिर कदरे संजीदा लहजे में बोला, और जहां तक तुम्हारी भाभी का ताल्लुक है, अगर कोई बात हुई भी तो मैं खुद इकरार को बता दूंगा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था। अब फैसला तुम्हारा है। आओगी या यहीं खड़ी रहोगी? फजर ने चंद लम्हे सोचा। दिल में हल्की सी बेचैनी जरूर थी, मगर हातिम पर उसे हमेशा से भरोसा था। वो इकरार का पुराना और करीबी दोस्त था और उसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे फजर को उस पर शक होता। ठीक है, उसने धीरे से कहा और खामोशी से उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। वक्त जैसे तेजी से गुजर गया। जब फजर को एहसास हुआ तो शाम ढलने वाली थी। काफी देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए, प्लीज मुझे छोड़ दें, उसने घबराहट से कहा। हातिम ने बगैर कुछ कहे गाड़ी मोड़ी और उसे घर की तरफ ले आया। फजर की दरख्वास्त पर उसने घर से कुछ फासले पर गाड़ी रोक दी। यही ठीक है, आगे मैं खुद चली जाऊंगी, फजर ने जल्दी से कहा ताकि कोई देख न ले। वो तेजी से घर के अंदर दाखिल हुई तो तहमीना दरवाजे पर ही खड़ी थी, जैसे इसी का इंतजार कर रही हो। वाह, आज तो काफी जल्दी आ गई हो, उसके लहजे में तंज नुमाया था। फजर ने नजरें झुका ली। वो मुझे कुछ नोट्स लेने थे, इसलिए एक दोस्त के घर चली गई थी। तहमीना ने अंखारा भरा। हाँ हाँ, अब तो तुम आजाद हो, जो चाहो करो। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? अगर कुछ कह भी दूँ तो तुम्हारा भाई आकर मुझसे ही झगड़ता है।
तुम तो वैसे भी उसकी लाडली हो, अब तुम्हें कौन रोक सकता है? वो अपनी बात मुकम्मल करके गुस्से से पलटी और चलेगी। फजर ने गहरी सांस ली। यह सब उसके लिए नया नहीं था। उसने हमेशा की तरह इस बात को नजरअंदाज किया और खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट गई। शाम ढल चुकी थी जब अचानक दरवाजा जोर से खुला। फजर हड़बड़ाकर उठ बैठी। भाई! इकरार का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। बस एक लफ्ज भी नहीं। उसकी आवाज में ऐसा तूफान था कि फजर के लब वहीं सिल गए। अगले ही लम्हे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। वह संभल ना सकी और जमीन पर जा गिरी। उसके कानों में जैसी आवाजें गूंजने लगी। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपनी इज्जत समझा और तुम। इकरार की आवाज कांप रही थी, मगर गुस्सा उस पर हावी था। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम मेरे पीछे ये सब कर रही हो। वह जुमला अधूरा छोड़कर ही रह गया। बीजान बीच में आई। इकरार, होश में आओ, क्या कर रहे हो तुम? मगर इकरार जैसे सुन ही ना रहा हो। तुमने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे ही दोस्त के साथ, उसने नफरत से कहा। और वो हातिम, जिसे मैं भाई समझता था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फजर के लिए ये सब किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। भाई प्लीज मेरी बात सुने। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। उसकी आवाज टूट रही थी। इस लम्हे तमीना आगे बढ़ी और चंद तस्वीरें उसके सामने फेंक दी। फजर के हाथ काम गए। वह तस्वीरें उसकी और हातिम की थी, मगर ज़ाविया ऐसा था कि सब कुछ गलत दिखाई दे रहा था। कहीं हातिम उसे सहारा दे रहा था, कहीं करीब झुका हुआ था, मगर तस्वीरों में वो लम्हे किसी और ही कहानी में बदल चुके थे। फजर की आंखों से आंसू बहने लगे। ये झूठ है, मैं ऐसी नहीं हूँ। आप मुझ पर यकीन करें भाई। मैं कभी, इकरार ने तेज नजरों से उसे देखा। तो क्या तुम आज हातिम से मिलने नहीं गई थी? तो क्या ये भी झूठ है कि तुम उससे मिलने गई थी और वो तुम्हें अपने साथ अपने फ्लैट पर नहीं लेकर गया था? तहमीना के लहजे में जहर घुला हुआ था। वो आगे बढ़ी और तेज नजरों से फजर को घूरने लगी। फजर के होंठ काम गए। भाई, मैं गई थी, लेकिन बात वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। मैं, इससे पहले कि वो अपनी सफाई मुकम्मल करती, इकरार का हाथ एक बार फिर उठा। कमरे में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। फजर का तवाज़ुन बिगड़ा और वो पीछे की तरफ जा गिरी। उसका सर करीब रखी मेज से टकरा गया और एक लम्हे को सब कुछ धुंधला सा हो गया। काश तुम मेरी बहन न होती। इकरार की आवाज दुख और गुस्से के दरमियान टूट रही थी। जिस दिन तुम पैदा हुई थी, मैंने तुम्हें अपनी खुशी समझा था। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम एक दिन ये सब करोगी तो। वो जुमला अधूरा छोड़ गया, मगर उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। बस करो इकरार, बीजान ने सख्ती से कहा। इस तरह मारोगे तो यह मर जाएगी। क्यों इस जैसी लड़की के लिए अपने हाथ खून से रंगना चाहते हो? इकरार ने बेबसी से सर पकड़ लिया। तो फिर मैं क्या करूं बीजान? दिल चाह रहा है कि इसे भी खत्म कर दूं, और इस हातिम को भी और खुद को भी। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तहमीना फौरन बोली। उसकी आवाज में अजीब सी तसल्ली थी। आप पहले भी इस लड़की की वजह से मुझे और मेरे बेटे को नजरअंदाज करते आए हैं, और अब भी उसके लिए खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं। वो जरा करीब आई, जैसे कोई हल पेश कर रही हो। मैंने पहले भी कहा था उसे रुखसत कर दें, शादी कर दें उसकी। सब मसला खत्म हो जाएगा। आपकी इज्जत भी बच जाएगी और इस मुसीबत से जान भी छूट जाएगी। अभी भी वक्त है, मैं नबील को राजी कर लूंगी। वो मेरी बात नहीं टालेगा। इकरार कुछ लम्हे खामोश रहा। उसके चेहरे पर शदीद कश्मकश थी। फिर उसकी सख्त लहजे में कहा, ठीक है, बात करो नबील से, आज ही निकाह होगा। अगर ये लड़की एक रात भी इस घर में मजीद रही तो शायद मैं खुद पर काबू न रख सकूं। तहमीना के लबों पर हल्की सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आई। आप फिक्र न करें, सब इंतजाम हो जाएगा। कमरा खाली हुआ तो फजर का सब टूट गया। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मैंने क्या गुनाह किया है? उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। मैं बेकसूर हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाई ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। इसे अपने माँ बाप याद आ गए। अगर आज अम्मी अब्बू होते तो वो मेरी बात जरूर सुनते। शाम तक सब कुछ बदल चुका था। सादगी से निकाह की तैयारी हो रही थी। चंद करीबी लोग मौजूद थे। नबील के चेहरे पर छुपी खुशी साफ नजर आ रही थी, मगर वो उसे एक एहसान की तरह जाहिर कर रहा था। फजर को लाकर उसके बराबर में बिठा दिया गया। वो बेहिस्सी बैठी थी, जैसे उसके अंदर की सारी आवाजें खामोश हो चुकी हों। मौलवी साहब निकाह शुरू करने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ उठी। हातिम,
इकरार की आंखों में आग भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? इतना सब करने के बाद भी तुम मेरे सामने आ गए हो। हातिम ने एक नजर फजर पर डाली, फिर मजबूत लहजे में बोला, इकरार, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। हकीकत वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। मान लिया तुम मुझ पर एतबार नहीं करते, लेकिन कम से कम अपनी बहन पर तो भरोसा करो। उसके साथ ये नाइंसाफी मत करो। मुझे तुमसे कोई वजाहत नहीं चाहिए। इकरार गुस्से से बोला, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हातिम अपनी जगह से हिला भी नहीं। नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है, करना चाहते हो कर लो। लेकिन अगर तुम्हें वाकई ही लगता है कि मैं कसूरवार हूँ और फजर भी, तो फिर इसका निकाह मुझसे होना चाहिए, ना कि किसी और से। कमरे में सुनाटा छा गया। तुम क्या कहना चाहते हो? इकरार ने तेज नजरों से उसे देखा। हातिम ने साफ और मजबूत आवाज में कहा, मैं फजर से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे ख्याल में हम दोनों ने कोई गलती की है, तो उसका हल यही है कि मैं उसे अपनी जिम्मेदारी बना लूं। उसे उस शख्स के हवाले मत करो जिसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इकरार ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम यही बात पहले करते, तो शायद मैं खुशी से मान जाता। अगर तुम्हें फजर पसंद थी, तो तुम रिश्ता मांग सकते थे। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब सर्द हो चुकी थी। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई है, तो उसका अंजाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा। उसने साफ अल्फाज में ऐलान किया, फजर का निकाह तुमसे होगा। नबील जो अब तक खामोशी से एक तरफ बैठा था, इकरार का बदलता हुआ फैसला सुनकर फौरन खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर बेचैनी और गुस्सा साफ झलक रहा था। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? उसने बुलंद आवाज में कहा। वो तो शुरू से ही यही चाहता था, और आप खुद उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। फजर का निकाह मुझसे होना था, और मुझसे ही होगा। इकरार ने सर्द नजरों से उसे देखा। तुम्हें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है नबील। जब गलती उसने की है, तो उसकी जिम्मेदारी भी वही उठाएगा। तुमको किसी और के लिए सजा अपने सर ले गए हो। वो एक लम्हा रुका, फिर दो टोक अंदाज में बोला, फजर का निकाह हातिम से होगा, अभी और इसी वक्त। यह सुनकर तहमीना और नबील एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर हैरत और नागवारी साफ झलक रही थी, मगर इकरार के सामने बोलने की हिम्मत किसी में ना थी। इधर फजर जैसे सुन ही नहीं रही थी। वो बेहिस बैठी थी, जैसे उसके इर्द गिर्द होने वाली हर चीज उससे बहुत दूर हो। मौलवी साहब ने निकाह के अल्फाज दोहराना शुरू किए, और फजर ने भी सबके इसरार पर धीरे से कबूल है कह दिया। निकाह खत्म होते ही इकरार का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, उसने सर्द लहजे में कहा। मैंने तुमसे अपना हर रिश्ता खत्म कर दिया है। आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। ये कहते हुए उसने फजर का बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेल दिया। फजर लड़खड़ाई, मगर जमीन पर गिरने से पहले ही हातिम ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। उसके माथे पर लगी चोट से खून बहकर जम चुका था। जिस्म जैसे मजीद बर्दाश्त की सकत खो चुका था। वो हातिम के बाजू में ही बेहोश हो गई थी। फजर, आंखें खोलो। हातिम की आवाज में घबराहट थी। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसे उठाकर बाहर की तरफ भागा था। कमरे में खामोशी छा गई। इकरार वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके कदम जमीन में जम गए हों। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। आप क्यों रो रहे हैं? उस लड़की के लिए? तहमीना की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा, जिसने अपने भाई की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। आप अब उसके लिए आंसू बहा रहे हैं? इकरार ने थके हुए अंदाज में आंखें बंद कर ली। तुम नहीं समझोगी तहमीना, मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं कि मेरी फजर ऐसा कर सकती है। उसकी आवाज में बेबसी घुल गई थी। पता नहीं क्यों दिल बेचैन है। तुमने देखा था उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। एक बार फोन करके पूछ लो वो ठीक तो है ना? तहमीना के चेहरे पर नागवारी उभर आई थी। आपको क्या हो गया है? उस लड़की ने हमें जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आपको अब भी उसकी फिक्र है? कभी आपको मैं और मेरा बेटा नजर नहीं आए? हमेशा वही लड़की हमारे बीच में रही है। वो रुककर तंजिया अंदाज में बोली, अब जबकि वो इस घर में चली गई है, तब भी आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं, जिसने आपको धोखा दिया आपके अपने दोस्त के साथ। बस करो तहमीना, इकरार ने थके मगर सख्त लहजे में कहा। अगर तुम मुझे तसल्ली नहीं दे सकती, तो कम से कम ऐसे अल्फाज मत बोलो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ठीक है, जा रही हूँ, तहमीना ने बेजारी से कहा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके इस दुख में शरीक होने का। आप अकेले बैठकर अपनी बहन का शोक मनाएं। मेरे पास और भी बहुत काम है। वो गुस्से से दरवाजा बंद करके चली गई।
इकरार तन्हा रह गया। उसने खाली कमरे पर एक नज़र डाली, फिर आहिस्ता से सोफे पर बैठ गया। उसके ज़हन में फजर की बचपन की मुस्कुराहटें, उसकी मासूम बातें, सब एक-एक करके उभरने लगी। आज पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि जिसे वो अपना हमसफ़र समझता था, वो कभी उसके दिल में उसका साथ देने के लिए खड़ी ही नहीं थी। भाई प्लीज़ मेरी बात सुन लें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। हॉस्पिटल के सफ़ेद कमरे में फजर की मद्धम और टूटी हुई आवाज़ गूंज रही थी। वो अभी पूरी तरह होश में नहीं आई थी, मगर उसके लब मुसलसल अपनी सफाई दे रहे थे। आंखें बंद थी मगर आंसू बहते जा रहे थे, जैसे वो अब भी इसी अज़ियत में कैद हो। वो रात भर हॉस्पिटल में रही थी और हातिम एक लम्हे के लिए भी उसके पास से नहीं हटा था। और जब फजर को होश आने लगा तो वो बेरब जुमलों में बार-बार यही दोहरा रही थी कि वो बेगुनाह है। हातिम के दिल में अजीब सी चुभन हुई। उसे इकरार पर शदीद गुस्सा आ रहा था और फजर की हालत देखकर दिल में हमदर्दी भी जाग रही थी। वो आहिस्ता से उठा और उसके करीब आ गया। उसने झुककर नरमी से उसके कंधों को थामा। फजर, आंखें खोलो। यहाँ कोई नहीं है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास। हातिम की आवाज़ करीब सुनकर फजर ने झटके से आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक वो उसे खाली नजरों से देखती रही। फिर जैसे उसे सब कुछ याद आ गया, उसके चेहरे पर खौफ, गुस्सा और नफरत एक साथ उभरने लगे। दूर रहे मुझसे। उसने जोर से उसे धक्का दिया। हातिम पीछे हट गया, मगर हैरान रह गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? फजर की आवाज़ कांप रही थी, मगर उसमें शिद्दत थी। यही चाहते थे ना आप, इसीलिए मुझे उस दिन अपने साथ ले गए थे। सब कुछ आपने किया है। आपकी वजह से आज मेरा भाई मुझसे नफरत करता है। हातिम ने फौरन नफी में सर हिलाया। फजर तुम गलत समझ रही हो। झूठ। वो चीख उठी। ये सब प्लान था आपका, मुझे अकेले ले जाना। फिर वो सब ताकि मुझे बदनाम कर सकूं। आप मुझे हासिल करना चाहते थे ना? उसकी सांसें तेज हो रही थी। आंखों में आंसू थे मगर लहजा आग बन चुका था। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इससे पहले मैं मर जाना बेहतर समझूंगी। ये कहते हुए उसने पास रखी फ्रूट बास्केट से एक छुरी उठा ली। हातिम का दिल एक लम्हे को रुक गया। फजर, ये क्या? इससे पहले कि वो खुद को नुकसान पहुंचाती, हातिम ने फौरन आगे बढ़कर उसके हाथ से छुरी छीन ली और दूर फेंक दी। गुस्से में उसका हाथ उठा और एक थप्पड़ फजर के गाल पर जा लगा। फजर बेसाकित होकर बेड पर गिर गई। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हातिम की आवाज़ गुस्से से भर गई थी। कल रात से मैं एक लम्हा नहीं सोया। तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार करता रहा और तुम होश में आते ही मरने की बातें कर रही हो। वो झुककर उसके करीब आया। उसकी आंखों में शिद्दत थी। सुन लो, अगर दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचा भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खुद तुम्हें रोकूंगा हर हाल में। फजर उसके इस बदले हुए अंदाज को देखकर सहम गई थी। ये वो हातिम नहीं था जिसे वो जानती थी। नरम दिल, खामोश, संजीदा। आज उसके अंदर एक अजीब सख्ती थी। हातिम ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में ला रहा हो। वो पीछे हट गया और अपने बालों में हाथ फेरा। इसी लम्हे उसकी नजर फजर के हाथ पर गई। वो चौंक उठा। उसके हाथ से खून बह रहा था, जो बेड की सफेद चादर को भी सुर्ख कर चुका था। होश में आते ही उसके हाथ से ड्रिप निकल गई थी और किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। ओह शिट! वो फौरन आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। छोड़े मेरा हाथ, फजर ने झटके से कहा। समझ नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ छोड़ दे। चुप, बिल्कुल चुप, हातिम ने सख्त लहजे में कहा। एक लफ्ज भी नहीं। उसने जल्दी से टिश्यू उठाकर उसके जख्म पर रखा ताकि खून रुक सके। इसी दौरान दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर आई। ये क्या हुआ? प्लीज़ मुझे देखने दें। डॉक्टर ने फौरन उसका हाथ संभाला। हातिम एक तरफ हो गया मगर उसकी नजरें फजर पर ही जमी रही थीं। डॉक्टर ने जख्म साफ किया, दवाई लगाई और पट्टी बांध दी। फिक्र की बात नहीं है, बस हल्का सा जख्म है। लेकिन ख्याल रखें दोबारा ऐसा ना हो, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। जी, हातिम ने मुख्तसर जवाब दिया। फिर बेड की तरफ इशारा किया। किसी को भेज दें, ये सब साफ करवाना है। अभी भिजवाती हूँ, डॉक्टर ने कहा और मुस्कुराकर बाहर चली गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में बहुत कुछ सुख छुपा था। गलतफहमियां, दर्द और एक ऐसा सच जो भी सामने आना बाकी था। थोड़ी ही देर बाद नर्स कमरे में दाखिल हुई। सर प्लीज़ मैम को कुछ देर के लिए उठा दें। मैं बेड की चादर और सब कुछ चेंज कर देती हूँ। नर्स की बात सुनकर हातिम ने सर हिलाया, मगर फजर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उठ जाऊंगी। फजर ने जैसे ही खुद उठने की कोशिश की, हातिम फौरन आगे बढ़ा और बगैर किसी बात के उससे अपने बाजू में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे, फजर ने चटपटाते हुए कहा।
कुछ नहीं कर रहा, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें उठाया है। खामोशी से रहो। हातिम की संजीदा आवाज़ सुनकर फजर खामोश तो हो गई थी, मगर दिल में गुस्सा ज़रूर था। इधर इकरार के कमरे में माहौल भारी था। तहमीना बदसतूर अपनी बात पर अड़ी हुई थी। आपने बहुत गलत फैसला किया है इकरार। जो वो दोनों चाहते थे आपने खुद ही उन्हें मौका दे दिया। अगर आप सख्त फैसला करते तो वो कभी एक दूसरे के करीब ना आते। इकरार ने उससे टोकते हुए कहा, बस कर दो तहमीना, जो हो गया उससे भूल जाओ। मैं पहले भी कह चुका हूँ अब इस घर में फजर का जिक्र नहीं होगा। कैसे भूल जाऊं? तहमीना ने गुस्से से कहा, उस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इकरार ने सख्त लहजे में कहा, अब वो इस घर में नहीं है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं और आइंदा उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। तहमीना वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हसद और गुस्सा था। उसका इरादा सिर्फ एक था, फजर को किसी भी तरह नीचा दिखाना। दूसरी तरफ फातिम का घर अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका था। ये तो आपका कमरा है, फजर ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। हाँ तो क्या हुआ? तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हातिम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहोगी। जबरदस्ती की बीवी हूं मैं, फजर ने गुस्से से कहा। भाई ने जबरदस्ती मेरा निकाह आपसे करवा दिया। मुझे आपके साथ इस कमरे में नहीं रहना। अगर कोई और कमरा है तो दे दे, वरना मैं हाल में सो जाऊंगी। हातिम ने संजीदगी से जवाब दिया, ये बचकाना बातें छोड़ दो फजर। अब निकाह हो चुका है। तुम जितनी जल्दी यह हकीकत कबूल कर लो उतना ही बेहतर है। वो अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगा और फिर वॉशरूम में चला गया। फजर बेबसी से बेड पर बैठ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। रात गुजरने के साथ साथ हातिम ने जबरदस्ती उसे कुछ खाना भी खिलाया था। फजर की हालत पहले ही कमजोर थी और इन सब हालात ने उसे मजीद निढाल कर दिया था। डॉक्टर ने भी सख्ती से कहा था कि उसका ख्याल रखा जाए। खाने के बाद हातिम पिछले आधे घंटे से उसके साथ सोफे पर बैठा था, मगर फजर उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी। फजर सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी मर्जी मैं सोऊं या जागूं, आपको क्या? फजर ने बेरुखी से कहा, अगर आप समझते हैं कि आप मुझ पर अपनी मर्जी चला सकते हैं तो ये आप कभी नहीं होगा। वो अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि हातिम ने फौरन उसका बाजू पकड़कर उससे अपने करीब खींच लिया। अब दोबारा कहो, क्या कह रही थी तुम? छोड़े मुझे, फजर ने गुस्से से कहा। छोड़ने के लिए नहीं, अपनाने के लिए लिया है तुम्हें। हातिम ने उसके चेहरे पर गिरते बाल हटाकर उसे गौर से देखा। चाहो या ना चाहो, अब सारी जिंदगी तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। फजर उसकी आंखों में देखती रह गई और पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये शख्स सिर्फ सख्त नहीं बल्कि अपने फैसलों पर कायम भी है। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपकी वजह से मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए हैं और अब सब मुझे गलत समझते हैं। मुझे यकीन है कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरी शादी आपसे हो जाए। हातिम ने उसकी बात सुनकर संजीदगी से उसे देखा और पुरसकून लहजे में बोला, फजर, अगर मुझे तुमसे शादी करनी ही होती तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सीधे इकरार से बात करता और वो इनकार नहीं करता। जो भी उसके पीछे है मैं बहुत जल्द उसे सामने ले आऊंगा। फजर ने तेजी से उसकी बात काट दी। झूठ, आप सिर्फ बातें बना रहे हैं। अगर आपको यकीन है तो साबित करें। उस दिन मैं खुद आई थी, किसी को कुछ खबर नहीं थी। फिर ये सब कैसे हुआ? हातिम ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया, फजर, बार बार एक ही बात ना दोहराओ। जो भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं, बस मुझे छोड़ दें, फजर ने बेदिली से कहा। हातिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, अगर मैं वाकई तुम्हें छोड़ दूं तो? तुम जानती हो इस घर में रात को कोई नहीं होता, सिर्फ मैं रहता हूँ। अगर तुम अकेली रह गई तो वो जानबूझकर रुका और फिर इधर उधर देखा, ये घर सुनसान हो जाता है। फजर के चेहरे पर खौफ फैल गया। इसी लम्हे किचन से अचानक कोई चीज गिरने की आवाज आई। वो डर के मारे फौरन हातिम के करीब आ गई और उसका बाजू पकड़ लिया। प्लीज मुझे बचा ले, मुझे लगता है यहाँ कोई है। मैं आपके साथ ही रह लूंगी, प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। हातिम ने उसके चेहरे पर नजर डाली, जहां खौफ साफ झलक रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर वो खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। फजर ने फौरन हर सर हिला दिया। जी ठीक है, मैं मानूंगी, बस मुझे बचा लें। बहुत अच्छा, हातिम ने नरमी से कहा और उसे अपने साथ लेकर कमरे की तरफ चल पड़ा।
फजर उसके बाजू को मजबूती से थामे हुए थी, जैसे जरा सा भी दूर हुई तो कोई उसे नुकसान पहुंचा देगा। हातिम ने जानबूझकर उसका खौफ कम करने के लिए उसे अपने करीब रखा और आहिस्ता से बिस्तर पर लटा दिया। वो भी उसके करीब ही लेट गया और उसका सर अपने बाजू पर रख दिया। कुछ ही देर में फजर का डर कम होता चला गया और वह थकन के बायस गहरी नींद में चली गई। हातिम खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अब कुछ बदलने जा रहा हो। वाह! आज तो घर में कुछ खास पक रहा है। लगता है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। हातिम मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधा किचन की तरफ बढ़ गया। सामने ही फजर खाना बनाने में मसरूफ थी। उसने करीब जाकर उसे अपनी तरफ खींचा और नरमी से उसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहीं बुखार तो नहीं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। फजर ने फौरन उसका हाथ हटाते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ है? हातिम ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि तुम खाना बना रही हो, और वो भी मेरे लिए। बस इसी बात पर हैरत हो रही है। कहीं ये तुम्हारा कोई नया प्लान तो नहीं? मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि किसी का नुकसान करूँ। कल आपने मेरी मदद की थी तो मैंने सोचा आपके लिए खाना बना दूँ। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आज के लिए है। फजर ने संजीदगी से कहा, अच्छा मिसेस, एक दिन ही सही मगर तुम्हारे हाथों का खाना तो नसीब हुआ। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त है। देखते हैं जायका कैसा है? हातिम ने छेड़ते हुए कहा। फजर ने प्लेट उसके सामने रख दी। खुद खाकर देख लें। खाना वाकई ही मज़ेदार था, मगर हातिम जानबूझकर कभी नमक ज़्यादा होने का, कभी मिर्च तेज़ होने का बहाना करता। फजर भी फौरन जवाब देती। दोनों के दरमियान हल्की-फुल्की नोक-झोंक चलने लगी। वक्त के साथ उनकी ये छोटी-छोटी बातें एक आदत बनती जा रही थी। फजर अब पहले की तरह खामोश नहीं रहती थी। वह जवाब देती, लड़ती और कभी-कभी मुस्कुरा भी देती। हातिम को उसका ये बदलता हुआ अंदाज अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी टूटी हुई कैफियत से बाहर आए और जिंदगी को दोबारा से महसूस करे। इधर कहीं दूर इकरार अपने कमरे में बैठा, बेचैन था। उसने फजर की तस्वीर हाथ में पकड़ी हुई थी। पता नहीं तुम कैसी हो, कहाँ हो? वो आहिस्ता आवाज में खुद से बात कर रहा था। काश तुमने मुझे एक बार बता दिया होता, मैं खुद तुम्हारी शादी कर देता। उसकी आंखों में आंसू थे और वो हर रात फजर की तस्वीर से बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करता था। इधर हातिम घर में फजर को ढूंढ रहा था, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुलाजमों ने भी यही बताया कि वो कमरे में थी। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद अभी कमरे से आया हूँ, वहां तो वो नहीं थी। हातिम ने परेशानी से सोचा और दोबारा कमरे की तरफ गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। फजर, तुम अंदर हो? उसने आवाज दी, कोई जवाब न मिला। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। अगर तुमने जवाब न दिया तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। जैसे ही उसने हल्का सा हाथ लगाया, दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। फजर फर्श पर बैठी सारों कतार रो रही थी। उसे देखते ही वो उठकर सीधा हातिम के सीने से लग गई। क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है? हातिम ने उसके बालों पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा। फजर की आवाज कांप रही थी। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ, इसलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे मर जाना चाहिए। हातिम ने फौरन उससे अपने से अलग किया। ऐसी बातें नहीं करते। किसने तुमसे ये सब कहा है? वो रोते हुए बोली। भाभी ने कहा, भाई मुझसे नफरत करते हैं, वो कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हातिम ने उसे दिलासा दिया, मगर फजर की हालत बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हो रही थी। वो बार बार यही कह रही थी कि कोई उसे नहीं चाहता और वो बुरी है। हातिम ने फौरन उसे उठाया और कमरे में ले आया। फजर ने उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया था, जैसे उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वो सर्दी से कांप रही थी। हातिम ने उसे आराम से बिठाया, फिर उसके कपड़े तब्दील किए ताकि उसे सर्दी से बचा सके। कुछ देर बाद वो दोनों बिस्तर पर थे। हातिम ने उसे अपने हसार में लिया ताकि उसे गर्मी मिल सके। फजर अभी भी उससे लगी हुई थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका कपकपाना कम होने लगा। हातिम ने उसे देखते हुए सोचा कि उसे हर हाल में इस खौफ और दर्द से निकालना होगा, क्योंकि अब वो उस लड़की को टूटता हुआ नहीं देख सकता था। कैसी तबीयत है? बुखार तो अब बेहतर होगा ना? फजर अभी नींद से जागी ही थी कि हातिम ने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रख दी। उसकी इतनी कुर्बत पर फजर फौरन शर्माकर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई। मैं ठीक हूँ, उसने आहिस्ता से जवाब दिया।
मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही ठीक रहो। हातिम ने नरमी से कहा और झुककर उसके माथे पर हल्का सा बोसा देकर उठ खड़ा हुआ। मैं नाश्ता बनवा देता हूँ, फिर तुम्हें दुआ भी देनी है। तुम आराम करो और किसी भी उल्टी सीधी सोच में ना पड़ना। वो कमरे से बाहर चला गया, मगर फजर अभी भी वहीं बैठी उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर साथ ही एक पुरानी तकलीफ भी जाग उठी थी। एक तरफ फातिम था, जो उसका इतना ख्याल रखता था, और दूसरी तरफ उसका अपना भाई, जिसने उसे तन्हा छोड़ दिया था। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले थे। दूसरी तरफ इकरार गुस्से और बेचैनी के आलम में सबके सामने खड़ा था। उसने तहमीना और नबील को आमने सामने खड़ा कर रखा था। ये सब झूठ है। ये सब मुझ पर और मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तहमीना चीखी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? इकरार ने सख्त लहजे में कहा। तुम फजर को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी। जब से वो इस घर में आई है, तुमने हमेशा उसके साथ जुल्म किया। फिर तुम ये सब क्यों नहीं कर सकती? उसने सामने पड़े सबूतों की तरफ इशारा किया। ये सब देख लो, फिर खुद फैसला कर लो कि गलत कौन है। नबील ने आगे बढ़कर पुरसकून अंदाज में कहा। उस दिन मैं फजर को अपने साथ लेकर जरूर किया था, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम्हारी बीवी उसके साथ कैसा सलूक करती है। मुझे शक था कि फजर डर की वजह से तुम्हें सच नहीं बता रही। उसने मजीद कहा, लेकिन तुम्हारी बीवी और उसके भाई ने मिलकर एक खेल खेला। उन लोगों ने तस्वीर एडिट करवाई और तुम्हारे सामने पेश कर दी, ताकि सब कुछ उलट-पुलट हो जाए। अगर मुझे फजर हासिल करनी होती तो मैं तुमसे कह देता। तुम खुद राज़ी हो जाते, मुझे इस सब की क्या ज़रूरत नहीं थी। इकरार खामोश खड़ा ये सब सुनता रहा। उसकी आंखों में हैरत और यकीन ना आने वाला तासुर था। आखिरकार उसने तहमीना की तरफ देखा। ये सब तुमने किया है? तहमीना ने सर्द लहजे में इतराफ़ किया। हाँ, मैंने किया है। मैं तंग आ गई थी उस फजर से, हर जगह तुम्हारी नज़रों में वही नज़र आती थी। मैं और मेरा बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं नहीं थे। मैं उससे नफ़रत करती हूँ और मैं चाहती थी कि वह तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। उसने आगे बढ़कर कहा, हमने नबील के साथ मिलकर झूठी तस्वीर बनवाई, ताकि तुम उससे नफ़रत करने लगो और उसकी शादी नबील से करवा दो, ताकि मेरे भाई की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और मुझे भी उससे निजात मिल जाए। इकरार के चेहरे पर सदमा वाज़िह था। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे उसे सच्चाई का बोझ बहुत भारी लग रहा हो। कमरे में अचानक एक जोरदार चट्टाक की आवाज़ गूंजी, और उसके बाद एक के बाद एक थप्पड़ तहमीना के चेहरे पर पड़ते चले गए। इकरार का गुस्सा काबू से बाहर था। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? उसकी आवाज़ गुस्से से लरज़ रही थी। घर की इज़्ज़त को निमनाम करते हुए, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी समझा था, और तुमने मेरी ही बहन के साथ ये सब किया। तहमीना रोते हुए उसके कदमों में गिर गई। इकरार, ऐसा ना करे। जो भी सज़ा दे मुझे मंज़ूर है, बस मुझे खुद से दूर ना करे। वो रोते हुए फजर की तरफ बढ़ी और उसके पाँव पकड़ लिए। फजर, मुझे माफ़ कर दो। फजर खामोश खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में हैरत थी, क्योंकि वो खुद भी इस सब की तवक्को नहीं कर रही थी। आज ही सुबह हातिम उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया था। ये कहकर उसके लिए एक सरप्राइज़ था, मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हकीकत सामने आएगी। इकरार ने सख्त लहजे में कहा, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। जो तुमने किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं। तुम मेरी बहन पर ज़ुल्म करती रही और मैं खामोश रहा। अगर इसी वक्त तुम्हें रोक देता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और तहमीना और नबील को गिरफ्तार करके ले गई। इकरार का सर झुका हुआ था। वो आहिस्ता से फजर के सामने आया। मेरी गुड़िया, अगर हो सके तो अपने भाई को माफ़ कर देना। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो। फिर उसने हातिम की तरफ देखा और हातिम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो शायद मैं अपनी बहन को कभी ना पा सकता। तुमने ना सिर्फ फजर का ख्याल रखा, बल्कि सच सामने लाकर मेरी आंखें भी खोल दी। हातिम ने संजीदगी से जवाब दिया, शुक्रिया की बात नहीं है इकरार। तुम्हें कम से कम अपनी बहन पर यकीन करना चाहिए था। वो तुम्हारी बहन है। क्या तुम्हें अपनी परवरिश पर भी भरोसा नहीं था? इकरार ने आहिस्ता से सिर झुका लिया। तुम ठीक कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फजर ने फौरन आगे बढ़कर कहा, भाई, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे भाई हैं, मैं कभी भी आपसे नाराज़ नहीं हो सकती। यह सुनकर इकरार ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों काफ़ी देर इसी तरह एक दूसरे के करीब खड़े रहे, जैसे सालों का बिछड़ा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ गया हो। कुछ देर बाद फजर ने हातिम की तरफ देखा। आप अकेले जा रही हैं? मुझे साथ नहीं लेकर जाएंगे? हातिम ने मुस्कुराकर कहा,
तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? हाँ तो और क्या? आप क्या समझते हैं इतनी आसानी से आपकी जान छुड़वा लूँगी? अब पूरी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ूँगी। हातिम के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट आ गई। मैं तो चाहता हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहो। उसने आगे बढ़कर फजर का हाथ थाम लिया। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और उसे इतना खूबसूरत बनाने के लिए। फजर ने आहिस्ता से कहा। हातिम ने उसके हाथ को थामते हुए नरमी से जवाब दिया, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे मोहब्बत करना सिखाने के लिए। फिर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दोनों साथ बैठे और अपनी नई ज़िंदगी की तरफ रवाना हो गए। एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ जहाँ एतमाद, मोहब्बत और सच्चाई ने उनके रास्ते रोशन कर दिए थे।